प्रूव दैट रिलेशन आर ऑन द सेट n क्रॉस n, मतलब n क्रॉस n का मतलब कि इस सेट में भी n है और इस सेट में भी n है, दोनों में नेचुरल नंबर्स है और दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। n क्रॉस n मतलब दो नेचुरल नंबर्स का सेट है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कल बताया था ना, क्या बताया था? 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, ऐसे दो याद दिला देता हूँ। 1 2 है, बी मान लो 3 4 है, तो अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो 1 3 1 4 2 3 2 है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, ये इसमें भी नेचुरल नंबर है, इसमें भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन क्या है, उन ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में रिलेशन क्या है, ये दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? दे रखा है a, b, ठीक है, और रिलेशन c, d। इसमें आपस में रिलेशन क्या है? a प्लस d जुड़ रहा है और b प्लस c जुड़ रहा है, तो बराबर हो जाएगा। a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस c, ये रिलेशन दे रखा है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टू ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। अब इसको चेक करना है, बताना है भाई ये इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पहला हम क्या लिखते थे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए? ए बी रिलेशन ए बी, या सी डी रिलेशन सी डी, या ई एफ रिलेशन ई एफ, कुछ भी एक ऑर्डर्ड पेयर लेना है। तो अगर हम इनमें रिलेशन देखते हैं तो ये प्लस ये इज इक्वल टू ए प्लस ए होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। जब है तो कह दो इट इज रिफ्लेक्सिव, आर इज हो गया। नंबर 2 देखो, क्या था? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या था? ए बी रिलेशन सी डी जो है उससे हमारे पास सी डी रिलेशन ए बी आना चाहिए। ए बी रिलेशन सी डी मेरे पास क्या है? ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो दे ही रखा है ये वाला। अब यहाँ निकालो सी डी रिलेशन ए बी। भाई सिमेट्रिक क्या होता था? ए रिलेशन बी इम्प्लाइज बी रिलेशन ए। जो ए और बी में रिलेशन है वही बी और ए में रिलेशन है, ए और बी में रिलेशन है वही बी और ए में रिलेशन है। तो मैंने ऑर्डर पेयर बदल दिए, इधर लिख दे, इधर लिख दे। तो अब देखो जरा इन दोनों को जोड़ो, सी प्लस बी, और इन दोनों को जोड़ो डी प्लस ए। क्या ही बराबर है? देखना जरा, इसके बराबर ही आ गया कि नहीं? ए प्लस डी बी प्लस सी के बराबर आ गया। तो इसका मतलब लिख दो यार, ए बी रिलेशन सी डी इम्प्लाइज सी डी रिलेशन ए बी, therefore R is पूरा समझ में आ गई। अब यहाँ नंबरों की जगह ऑर्डर्ड पेयर है, बस ये ध्यान रखना। नंबर की जगह क्या है ना? ऑर्डर्ड पेयर। तो ये आपके पास आ गया। अब तीसरा आ गया आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या? ट्रांजिटिव के लिए है ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी, और सी कॉमा डी रिलेशन ई कॉमा एफ। ये गिवन है। इससे हमें क्या प्रूव करना है? ए कॉमा बी रिलेशन ई कॉमा एफ, ये हमें रिलेशन दिखाना है, ठीक है। ये दोनों होने से अगर इनमें भी वही रिलेशन आ जाता है तो इससे क्या आ रहा है? मुझे इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, तो आया ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। और इससे क्या आया? सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी। ऐसी था ना, ए और डी जुड़ा है और बी और सी जुड़ा है, ऐसे जोड़ा है। अब क्या कर लो, इसको ऐड कर दो, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ और बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। तो आप देखो ये सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, ये ए प्लस एफ जो है वो बी प्लस सी आ गया। और ये क्या है? क्या बनाए? इम्प्लाइज ए बी रिलेशन, यही तो बन रहा है, ए प्लस एफ बी प्लस सी है। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया, देयरफॉर रिलेशन इज। आगे बात समझ में? उतार लो फटाफट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इतना उतार लो, फिर इसकी इक्विवेलेंस क्लास और बताऊंगा। तो
इक्विवेलेंस क्लास के लिए हमने एक ऑर्डर पेयर लिया, उसके साथ हमने एक और ऑर्डर पेयर ले लिया, उसके अंदर यही रिलेशन लगा दिया, ये रिलेशन लगा के हमारा ये रिलेशन बन के आ गया। अब क्योंकि ए बी सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ए बी क्या है नेचुरल नंबर, अगर मैं ए को 1 लेता हूँ तो बी कितना आ जाएगा 2, अगर 2 लेता हूँ तो आ जाएगा 3, अगर 3 लेता हूँ तो आ जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। अब इन दो ऑर्डर पेयर्स को देखो आपस में, इन दोनों को ऐड करो, बराबर आ रहा है, इन दोनों को ऐड करो, बराबर आ रहा है। तो ये सारे ऐसे ऑर्डर पेयर्स आ गए जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसमें से एक ऑर्डर पेयर ये था, ये आ गया हमारे यहाँ पे, है ना। इसके जैसे ही सारे ऑर्डर पेयर दूसरा निकालना है जिस जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। अब कोई भी दे दे, तुमसे कोई सा भी दे दे, यहाँ पर 2 3 की जगह कुछ और लिख दे दो, कहते 5 6, मान लो उसने कहा 5 6 का वो निकालो इक्विवेलेंस क्लास, तो आप कहते हो ये भी ABS लिखना, तो ये 5 प्लस आएगा वही, कुछ भी निकाल लो 6 प्लस A, तो B कितना आएगा A प्लस, वही रिलेशन आता है, क्योंकि रिलेशन तो वही है ना। तो इस तरीके से इक्विवेलेंस क्लास किसी क्वेश्चन में तो ये प्रूव ही नहीं कराते रिलेशन कुछ भी, इक्विवेलेंस रिलेशन कोई टाइप नहीं, कुछ नहीं, वो सीधा कह देंगे एक नंबर में फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस, वो इक्विवेलेंस क्लास निकालना तो बता दिया मैंने, समझ में आ गई बात सब। एक ऑर्डर पेयर तुम्हें दे रखा होगा जिसकी निकालनी, और बाकी निकालना। अब ये 1 2 3 नहीं, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर सारे हैं, तो ऐसे डैश लगा देना। अब कई बार क्या होता है, ये नेचुरल नंबर की जगह ना सेट डिफाइन कर देते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 6, उससे रिलेटेड जितने भी इक्विवेलेंस क्लास है वो निकाल दो, तो उसके 2 हों 3 हों 4 हों, बस मैक्सिमम इतने ही होते, बड़ा सेट होता है, तो उससे निकल आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ कुछ नहीं था तो कुछ भी हो सकता है, तो ये इक्विवेलेंस क्लास इसकी ये सारी होगी, तो आप लोग फटाफट बात नहीं करो। अब पहले इसने किया था A प्लस B B प्लस C, अब देखिए इसने A इंटू डी B इंटू C, रिलेशन अभी भी वही है, बस प्लस की जगह क्या आ गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव कीजिए, रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा। देखो AB रिलेशन AB दोनों सेम होने चाहिए ऑर्डर पेयर, A रिलेशन A होता था ना, तो यहाँ ऑर्डर पेयर सेम होने चाहिए। अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, AB इज इक्वल टू B होता है AB इज इक्वल टू B, सो R इज, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है। कॉम्यूटेटिव मतलब चाहे 2 इंटू 3 कर दूँ, चाहे 3 इंटू 2 कर दूँ, सेम। नंबर 2 क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कर लेते हैं, A, B रिलेशन C, D, ये तो है ही तुम्हारे पास, AD इज इक्वल टू BC, तो यही रखा है। अब तुम्हें निकालना है CD रिलेशन AB, तो ये इससे मल्टीप्लाई करा, ये इससे करा, तो CD इज इक्वल टू DA, है ना, या DC इस BC CB और ये DA, तो इसको लिखो BC और इसको लिखो AD, ये में आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, AB रिलेशन C, तो ये AD और BC आ गया, उल्टा भी करके लिख सकते हो। तो ये बराबर इसके आ गया, या कह लो ये बराबर इसके आ गया, तो रिलेशन इज सिमेट्रिक। आगे समझ में। अब तीसरा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या था, 3 लेने, A रिलेशन B, CD के साथ रिलेशन, CD का रिलेशन EF के साथ, है ना। अब इसका रिलेशन हमें निकालना है, इससे क्या आएगा AD इज इक्वल टू BC, इससे क्या आएगा CF इज इक्वल टू DE, ये इससे मल्टीप्लाई, इससे
दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो। एफ सी से सी कट गया और डी से डी कट गया, तो आप देखो ए एफ इक्वल टू बी ई आ गया। अब एक्चुअल में हमें क्या लेना है, या साइड में करके देख लिया करो, ई कॉमा एफ ये लेना है, इसका रिलेशन इसके साथ ए एफ ए इंटू एफ इक्वल टू बी इंटू ये आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ए बी रिलेशन ए, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन इसके साथ सेम रिलेशन दिखा सकता है, ठीक है। तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव आ गया, इसका मतलब ये तीनों हो गए तो इक्विवेलेंस। अब इक्विवेलेंस क्लास निकालनी, तो इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 2 6 है, इसका रिलेशन ले रहा हूँ मैं, मान लो एक्स वाई के साथ, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑर्डर भी हो सकता है, रिलेशन ये लेना है 2y इज इक्वल टू 6x, ये इसके साथ ये 2 3 में 6, तो y इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ भी तुम्हारे पास n क्रॉस n है, तो कोई स्पेसिफिक सेट नहीं, तो अगर x 1 होगा तो y 3 होगा, x अगर 2 होगा तो 6 होगा, अगर 3 होगा तो 9 होगा, ऐसे करके। तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास हमारी क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे तुम देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, सेम आएगा। दूसरा ऑर्डर पेयर में देखो, इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ करो, 2 9 18 6 3 18, तो ये सारी क्लास में आती है, ठीक है। उतार लो इसको, रिफ्लेक्सिव के लिए ए बी रिलेशन ए, पहला कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो क्या करा इसके पहले, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करा और इसको ऐड करा, इसको ऐड मल्टीप्लाई करा है और इसको ऐड करा है प्लस, मतलब कि बी प्लस, और दूसरे राइट साइड पे क्या करा है, जिनको ऐड करा उनको मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को बी ए, और इन दोनों को ऐड कर दिया। आगे समझ में, जो लेफ्ट साइड है उसमें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को ऐड करा है, तो राइट साइड पे गए तो जिनको हमने ऐड करा था उनको मल्टीप्लाई कर दिया, और जिनको ऐड करा था उनको मल्टीप्लाई करा था उनको ऐड कर दिया। तो यही हमने करा, पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और इन दोनों को ऐड करा, ये लिख दिया। अब अगली बार क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो दोनों बराबर है। Therefore, relation is बात सेम है, बात क्या सेम है, मतलब तो रिफ्लेक्सिव है, वो है रिफ्लेक्सिव है, तो ये तो दोनों बराबर ही होगा, ये तो दोनों सेम ही होंगे। सो आर इज नंबर 2 सिमेट्रिक के लिए प्रूव करो। सिमेट्रिक के लिए क्या करते थे, ए रिलेशन ये था हमारे पास सी डी ना, इससे मेरे पास आना चाहिए सी डी रिलेशन, ये आना चाहिए, ये गिवन है, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है, ये गिवन है ए, पहले ए डी मल्टीप्लाई करें, ए डी और बी प्लस सी, और फिर बी सी ए प्लस बी, है ना, ऐसे लिखा है ना। अब इसमें रिलेशन क्या बनेगा, ये इसी से बना देते, क्या करते हैं, देख लो बस, ये होना चाहिए दोनों, मल्टीप्लिकेशन में तो इसको तो लिख दो सी बी, और ये दोनों एडिशन में तो ये लिख दो ए बी प्लस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों ही कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो मैंने राइट साइड को बी सी को लिख दिया सी बी और इसको लिख दिया डी प्लस ए, और ऐसे ही इनको बदल दो, ये डी ए लिख दो, ये सी प्लस बी। अब जरा इसमें लगा के देख लो, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, ऐसे कर लो, सी बी इम्प्लाइज डी प्लस ए इज इक्वल टू डी ए सी प्लस, चेक करो बन रहा है भाई। इसमें इसकी जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव है ना, तो कॉम्यूटेटिव है तो जो डी प्लस लिख लो, चाहे सी प्लस बी लिख लो, चाहे बी प्लस सी लिख लो,
तो मैंने क्या करा, अब ये क्या बनता, इसमें ये रिलेशन अगर हम बनाते तो क्या बनाते, ये पहले मल्टीप्लाई होता, सी बी बनता और ये दोनों ऐड होते, और इसमें क्या होता दूसरी बारी में, ये जो तुमने मल्टीप्लाई करे ये ऐड हो जाते और ये डी ए इधर आ जाता, ऐसे तो होता। अब यही तो बनाया हमने, सी बी डी प्लस ए डी ए सी बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ये वाला सी डी रिलेशन ए बी, मतलब ये इसके बराबर आ गया, आगे की नहीं, तो इसका मतलब सेम रिलेशन में जो ए बी और सी डी का रिलेशन है वही सी डी और ए बी में रिलेशन, ठीक है। तो देयरफॉर ये लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हारे को रफ में बता रहा हूँ मैं कैसे करना है। इसी से लेफ्ट साइड से मैंने यहाँ पे लिया है, इसको रफ में लिख के देख लेना, इनको इधर उधर घुमा लेना तो सब नहीं है ना, देख लो ध्यान से, नहीं समझ में आया तो इम्प्लाइज आर इज नंबर 3 आ जाओ, ट्रांजिटिव के लिए क्या लेंगे, ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी और सी कॉमा डी रिलेशन ई कॉमा एफ। अब इससे मुझे दिखाना है ए कॉमा बी रिलेशन ई कॉमा एफ सेम हो, है ना। कैसे करेंगे, अब पहले इसमें ये वाला लगाओ, फिर इसमें ये वाला लगाओ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो देखो क्या बनाए, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को ऐड करना है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ये तो इससे आ गया, इससे क्या आएगा, सी एफ और डी प्लस ई और डी सी प्लस एफ। देख लो जरा एक बार, इतनी बार समझ में आ गई। अब बताओ क्या करो, क्या करा हमने, इस बी सी को इसके नीचे, ए डी को इसके नीचे, ऐसे यहाँ करो, डी प्लस ई के नीचे डी ले जाओ और सी प्लस एफ के नीचे सी एफ। इससे क्या बनेगा, 1/c प्लस 1/b, है ना, और इससे बनेगा 1/d प्लस 1/a। इससे क्या बनेगा, 1/e प्लस 1/d और इससे 1/f प्लस 1/c। दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2। जब दोनों को ऐड करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, जो कटता है वो काट लो, ये कट गया और क्या कटा, सी कट। तो ये आ गया आपके पास E प्लस बी अपॉन बी, और ये कितना आ गया, एफ प्लस ए अपॉन एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए एफ ई प्लस बी और ये बी ई एफ प्लस ई। अब यहाँ क्या बनता है, अगर तुम्हारा ए बी रिलेशन होता, ये होता है ए बी रिलेशन ई एफ, राइट साइड पर क्या बनता है, ए एफ बी प्लस ई और बी ए प्लस, वही बन रहा है, ए एफ बी प्लस ई, तो बी बी ई प्लस बी को बी प्लस ई कर देना और बी ए प्लस एफ कर देना, सेम आ गया, दोनों आ गया। इसको लास्ट में जाके लिख दिया करो, इम्प्लाइज ए रिलेशन ए बी रिलेशन ये इसके बराबर। अब अगला टॉपिक शुरू हो रहा है फंक्शन। फंक्शन क्या था, जो कल डेफिनेशन आप लोगों ने गलती से रिलेशन में बोल दी। फंक्शन को हम डिनोट करते हैं ऐसे ए टू बी, ठीक है, आप ध्यान से समझ लेना। जो सेट ए है वो कहलाता है डोमेन, दिस इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है, ए सेट इज डोमेन। अब ऐसा समझो कि पिछली साल में मैंने समझाया था कि इनपुट, डोमेन इज इनपुट। चक्की के अंदर तुमने गेहूं डाल दिया, बाहर क्या निकला, बेसन, बेसन निकला या गेहूं आटा निकला, तो जो निकला वो क्या था, रेंज, आउटपुट इज रेंज, ठीक है। तो ए इज डोमेन
और जो उससे निकल रहा है आउटपुट जो है दैट इज कॉल्ड रेंज, और सेट बी पूरा का पूरा कोड होगा, इसको हम बोलते हैं कोड होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है फंक्शन की? एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव अ यूनिक इमेज इन बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव अ यूनिक इमेज इन बी। मतलब कहने का ये है कि यहाँ कोई भी एलिमेंट ऐसा बचना नहीं चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो। मतलब कि इनपुट डाला तुमने, डालना जरूरी है और उसकी आउटपुट आनी जरूरी है, ठीक है। तो ये समझ लो ऐसे, जैसे मान लो मैं 1 2 3 4 डाल दूँ और फंक्शन मैंने ले रखा है मान लो x², और अब देखो इस पर भी जल्दी नहीं करना, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ये सेट ए और सेट बी जो है वो कौन से नंबर्स हैं। भाई रियल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, क्या है, उससे वो फंक्शन का रूप बदल जाता है। जो तुम सोचोगे ये तो होगा और पता चला नहीं होगा। जैसे हमने फंक्शन अभी डिफरेंट अभी बता देता हूँ क्या क्या होते हैं, पहले इसे समझ लो। अब इसमें डालूंगा 1, यानी ये सारे इनपुट हैं, ये एक एक करके मैं इसमें डालता जाऊँगा और इसका आंसर मेरे पास आता जाएगा। तो 1 4 9 16 है ना। इस सेट बी के अंदर ये इमेजेस होनी चाहिए, और यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मान लो तुम्हारे पास 3 5 7 और 11 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई अगर मान लो मैंने इसके अंदर 5 लिख दिया, बेटा चुपचाप है, स्वयं बार बार नहीं देखते तो पता बहुत चिड़ हो जाती है, चाटा मारने का मन करता है मेरे को। पढ़ाई के टाइम में नहीं, जब बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ ना उस टाइम बदतमीजी नहीं। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब इस एलिमेंट की कोई भी इमेज अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन क्या बताया मैंने कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव अ यूनिक इमेज इन बी। तो इसकी कोई भी इमेज इस सेट में है ही नहीं, ठीक है। मतलब इसमें डाला तो सही हमने पर निकला कुछ नहीं, अंदर ही रहेगा। तो इसका मतलब फंक्शन नहीं कर रही मशीन, गड़बड़ है, तो ये हटा दिया, नाउ इट इज अ फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं इसमें 1 1 और मैनी 1, दो तरह के फंक्शन। जब एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, एक एलिमेंट की एक इमेज हो, तो उसको क्या बोलते हैं 1 1। तो जैसे 1 की 1 है, 2 की 4 है, 3 की 9 है, 4 की 16 है, तो ये क्या हो गए हमारे, क्या हो गए 1 1 फंक्शन हो गए। दिस इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। जब एक एलिमेंट डाला और एक इमेज निकल आएगा। जब बहुत सारे एलिमेंट्स की या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज हो तो उसको बोलते हैं मैनी 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसको डिफाइन करा होता हमने नेचुरल नंबर पर, नेचुरल टू नेचुरल, नेचुरल टू नेचुरल, तो यहाँ भी नेचुरल होते और जो रिजल्ट आता वो भी नेचुरली आता ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये 1 1 ही रहेगा, क्योंकि और किसी नंबर का स्क्वायर 1 होता है, -1 का, तो -1 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो ये अभी जो फंक्शन है ये अगर नेचुरल टू नेचुरल है, अगर इसमें भी नेचुरल नंबर है, इसमें भी नेचुरल नंबर है, तो ये फंक्शन 1 1 ही हो सकता है। अब अगर मैं इसको लिख दूँ यहाँ पर रियल टू रियल या जेड टू जेड, रियल नंबर में तो नेगेटिव पॉजिटिव सारे आ जाते हैं, और यह इंटीजर लिख दूँ जेड टू जेड, तो यहाँ पर फिर इसका मतलब -1 का भी स्क्वायर क्या हो सकता है, -2 का भी 4 हो सकता है, -3 का भी 9 हो सकता है, -4 का भी 6। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? मैनी 1 फंक्शन। 1 मैनी कभी नहीं होता है, तो इसीलिए उसकी डेफिनेशन में बोला मैंने एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव अ यूनिक इमेज इन बी। एक इमेज ही होनी चाहिए, एक एलिमेंट की 2 या 2 से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती। 2 की एक हो सकती है, 3 की एक हो सकती है, 4 की एक हो सकती है। जैसे मान लो मैं फंक्शन ले लो भाई f(x = 5), अब तू यहाँ इनफाइनाइट x डालो, 1 भी डालो, 2 भी डालो, -1 डालो, 3 डालो, राइट साइड पे x तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसका मतलब x कुछ भी डालते रहो, f(x will remain 5), उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो देयरफॉर दिस इज मैनी 1 फंक्शन, ये मैनी 1 है ना, ये मैनी 1 है। और अगर नेचुरल टू नेचुरल कर दूँ तो 1 1 है। तो किसी भी फंक्शन को इसको देख के कुछ नहीं होना, इसे देगा मुझे तो 1 1 ही है।
तो पहले ये देखना है ये किस पर डिफाइन कर रखा है उसने, फंक्शन कौन से नंबर पर डिफाइंड है, कौन सा तरह का नंबर, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये तो हो गए 1 1 और मैनी 1। इसके बाद आता है इनटू और ऑन टू, दो फंक्शन और है, इनटू फंक्शन ऑन टू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन होता है जैसे ये लिखा हुआ है मैंने, दिस इज इनटू फंक्शन। जब सेट बी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट बचे रह जाएं जिनकी प्री इमेज क्या होती है, 1 की प्री इमेज है ये और ये, 4 की प्री इमेज क्या है 2 और -2, ये प्री इमेजेस है। और ये इसमें क्या होती है इमेजेस, और इनकी प्री इमेज इसमें होती है, उल्टा उनको बोलते हैं प्री इमेज, इनकी इमेजेस होती है, इनकी प्री इमेज। तो कुछ एलिमेंट सेट बी में ऐसे रह जाएं जिनकी प्री इमेज हो ही ना, कुछ एलिमेंट सेट बी में ऐसे रह जाएं जिनकी प्री इमेज ना हो, मतलब सेट ए के साथ में कोई ऐसा नंबर ना हो जो इससे रिलेटेड हो, समझ रहे हो। तो उसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं इनटू फंक्शन। और अगर हर एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट है उसकी कोई ना कोई प्री इमेज ए में जरूर हो, या ऐसे कह लो कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट बचे ही ना, तो उसको बोलेंगे हम ऑन टू फंक्शन। समझ में आ गई बात। इनटू फंक्शन क्या, जिसमें सेट बी में कुछ एलिमेंट बचे रह जाए जिनकी प्री इमेज ना हो, ऐसा समझो। अभी दूसरे तरीके को इनटू कहते हैं, और जब कोई ना बचे तो ऑन टू। एक और तरीका इसका याद रखने का, अब अगर यहाँ की रेंज, जब रेंज सबसेट हो जाए कोडोमेन, सबसेट हो जाए कोडोमेन, मतलब रेंज छोटी हो और कोडोमेन बड़ी हो। सबसेट का मतलब क्या होता है, एक छोटा सेट एक बड़ा सेट, और उसके सारे एलिमेंट छोटे सेट के सेट बड़े सेट में होने चाहिए, तो सबसेट कहते हैं। ऐसे समझ लो, इसको दोबारा ऐसे समझ आ जाता हूँ। सेट ए है 1 2, सेट बी है 1 2 3 4, तो मैं क्या कहूँगा ए इज अ सबसेट ऑफ, है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, मतलब बी सेट बड़ा है। इसका मतलब यहाँ रेंज तो आती है। रेंज क्या होती है, व्हाट इज रेंज, जो आउटपुट आया। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है सारे एलिमेंट बी के, वो कोडोमेन। समझ में आ गई बात। तो जब रेंज छोटी हो और कोडोमेन बड़ी हो, इसका मतलब कुछ एलिमेंट यहाँ बच्चे रह जाएंगे, जो बड़ा सेट है उसका। तो इस जब कहेंगे हम ये इनटू फंक्शन, ये क्या है इनटू फंक्शन। ऑन टू में क्या होगा, जब रेंज जो है वो बराबर ही हो जाए कोडोमेन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो रेंज ऐसे, मतलब कि बराबर हो जाए, ठीक है। वो तो प्रॉपर सबसेट था, ये सबसेट है, तो बराबर मतलब इक्वल्स टू को साइन, अब तुम इक्वल्स टू याद रखोगे ज़्यादा अच्छा है, उसमें चक्कर मत पड़ो। तो जब बराबर हो जाए रेंज कोडोमेन के, तो आप कह दो ऑन टू फंक्शन, और जब बराबर ना हो, समझ में आ गई बात। तो 4 चीज़ हमने बात बताई। एक बताया हमने 1 1 फंक्शन, एक बताया हमने मैनी 1 फंक्शन, एक बताया हमने इनटू फंक्शन, एक बताया हमने ऑन टू फंक्शन। अब इनका मिक्सचर 1 1 इनटू 1 1 ऑन टू, मैनी 1 इनटू मैनी 1, 4 तरह के फंक्शन मिक्स होके। तो अभी क्वेश्चन जब करवाऊंगा, जब सब चीज़ें समझ में आएंगी, तुम्हें उतार लो पहले जिसको उतारना है, बाकी फिर आगे क्वेश्चन। जो 1 1 फंक्शन है 1 1, इसको हम इंजेक्टिव या इंजेक्शन को, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन है या इंजेक्शन, ठीक है। और ऑन टू को बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन, सर्जेक्शन या सर्जेक्टिव। इंजेक्शन भी और सर्जेक्टिव भी हो और इंजेक्टिव भी हो, तो उसको बाइजेक्टिव, ठीक है। अगर 1 1 ऑन टू हो जाए, 1 1 ऑन टू हो जाए, तो इसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए इनके नाम। कई बार 1 1 नहीं लिखते हैं, इंजेक्टिव बोल देते हैं, सर्जेक्टिव बोल देते हैं और बाइजेक्टिव बोल देते हैं। ये वोकैबुलरी आपकी फिट होनी चाहिए, ठीक है।
हमें ये बताना है कि एफ एक्स चेक करना है कि 1 1 है या नहीं, फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या लेके चलते हैं, अगर एफ एक्स 1 एफ एक्स 2 के बराबर हो जाए, x1 और x2 दो एलिमेंट हैं, ध्यान से समझना, x1 x2 दो एलिमेंट हैं और fx1 और fx2 उसकी इमेजेस है। ध्यान से समझो, मान लो मैं fx ले रहा हूँ x स्क्वायर, सपोज कर लो ऐसे, तो अगर मैं इसमें fx1 डालूँ तो क्या आएगी x1 स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर क्या आ गई, इसकी इमेज आ गई, x1 की इमेज क्या हो गई, x1 स्क्वायर। रेंज की जो एलिमेंट है, जब हमने x1 डाला तो y क्या आया, x1 स्क्वायर। y और fx एक ही चीज होती है, fx और y इज वन एंड द सेम थिंग, सेम है, ठीक है। तो अगर ये दोनों इमेजेस सेम है, अगर दोनों इमेजेस सेम है तो इसका मतलब एलिमेंट भी सेम ही होने चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे तो 1 1 नहीं हो सकता। अभी हमने क्या लिया था एग्जांपल, देखो इधर -1 1 यहाँ लिया था 1, या -2 2 यहाँ लिया था 4, ऐसे था ना। अगर ये सेम है तो एलिमेंट भी तो सेम ही होना चाहिए, जब तो आपका 1 1 बनेगा, नहीं तो मैनी 1 बनेगा। बात समझ रहे हो। अगर मैं ये मान के चलूँ fx1 fx2 के बराबर है और ये प्रूव कर दूं कि x1 = x2, x1 और x2 सेम एलिमेंट हैं, दोनों बराबर हैं, तो हम कह देंगे फंक्शन 1 1। समझ में आएगा, अच्छी राइट समझ में। तो अब डाल दो जरा इसमें, x1 क्यूब प्लस 2 x2 क्यूब प्लस 2, इसको डाल दिया मैंने, x1 बराबर x2 आ गया कि नहीं आ गया, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स। तो अगर मेरा इससे ये आ गया x1 बराबर x2, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इम्प्लाइज fx इज, आगे बात समझ में, ठीक है जी। तो 1 1 है फंक्शन। इमेजेस अगर सेम है तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, जब ही 1 1 होगा। इमेज तो जब ही सेम आएगी, है ना। दो एलिमेंट की एक सी इमेज है तो इसका मतलब एलिमेंट भी सेम ही होगा, जब ही इमेज तभी 1 1 होगा। जैसे -1 की इमेज भी 1 है और 1 की भी 1 ही है, ये तो दोनों बराबर हो गई इमेज, लेकिन ये एलिमेंट 2 हो गए, तो इसका मतलब ये मैनी 1 हो गया। समझ रहे हो। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, fx = x² + 2, रियल नंबर में डिफाइंड है। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं fx1 fx2 बराबर मान लिया मैंने, तो यहाँ लिखूँगा x1² + 2 और x2² + 2, 2 2 बढ़ गया। अब x1 = ± x2 आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट तो 2 आ सकते हैं, दो नंबर्स का स्क्वायर सेम हो सकता है ना, -6 का भी 36, 6 का भी 36। तो नाउ दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, इट इज, समझ में आ रही बात। लेकिन कंडीशन अप्लाई, अगर उसने रियल की जगह बोल दिया नेचुरल नंबर, देन इट इज 1 1। फिर यहाँ प्लस माइनस नहीं लिख सकते आप, तब तो ये प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं हो सकता। बात समझ में आई। तो अब ये क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ना कि किस पे डिफाइंड है, पहली बात। दूसरा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, क्या है, उसके हिसाब से आपको डिफाइंड है। तो फंक्शन इज 1 1। तो हमने ये सीखा कि अगर हमें किसी फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है तो हम क्या करना है, fx1 = fx2, और उससे अगर हम ये दिखा पाएँ x1 x2 के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज 1 1। ये समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं ऑन टू फंक्शन। आपको क्वेश्चन में 99% तो यही आएगा, प्रूव करो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, या चेक करो ये 1 1 ऑन टू। अगर 1 1 ऑन टू नहीं है तो फिर बचा हुआ ही है, तो 1 1 × है तो उसका मैनी 1 × है या 1 1 × है, जो भी कुछ हो उससे हिसाब से पूछे। तो हमें ऑन टू फंक्शन कैसे करना है, उसके लिए हमारी जरूरत क्या है, जरूरत हमें फंक्शन की रेंज आनी चाहिए निकालनी, जो हमने क्लास 11 में भी सीखी थी, फिर से सीख रहे हैं दोबारा से।
रेंज आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी को बिल्कुल बेसिक नहीं पता है फंक्शंस के, तो बहुत पुराना ऑन टू के लिए मुझे कोडोमेन और रेंज चाहिए। तो कोडोमेन तो हमें फंक्शन में मिल जाती है, फंक्शन जो कि हमारे क्या डिफाइंड है, रियल टू रियल। इसका मतलब कोडोमेन सारे रियल नंबर्स और डोमेन भी सारे रियल नंबर्स। और रेंज क्या सारे रियल नंबर्स हैं या कुछ कम है? अगर कम है तब तो ये इनटू, और अगर सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं रेंज में तो ऑन, है ना। अब y इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस 2। एक्स कितना आ गया, y माइनस 2 का 2। अब हम जब रेंज निकालते हैं तो रेंज निकालने के लिए जैसे फंक्शन तो होता है y की वैल्यू x की टर्म्स में, अब रेंज निकालने के लिए हम x की वैल्यू y की टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। अब क्या मैं कोई ऐसा वैल्यू सोच सकता हूँ जिसको यहाँ डालूँ, y क्या है, y ये वाला सेट है। अब मैंने एक डेफिनेशन तुम्हें दी थी अभी कि इनटू ऑन टू में क्या डिफरेंस होता है। इनटू में एलिमेंट्स यहाँ पर ऐसे रह जाते हैं जिनकी प्री इमेज यहाँ नहीं होती है ना, और ऑन टू में यहाँ कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता है जिसकी प्री इमेज यहाँ ना हो, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं बचता है, तो ऑन टू। अब तुम देखो यहाँ पर अगर मैं y की कोई भी वैल्यू डालूँ, कोई भी रियल नंबर डालूंगा, क्या कोई x की वैल्यू आएगी? आएगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर का भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर का भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये इसकी रेंज क्या हो जाएगी, सारे रियल नंबर, है ना। x कुछ भी हो, y कुछ भी हो, x निकलेगा जो, मतलब y कौन सा सेट है, सेट है ये वाला y यहाँ होता है, x यहाँ होता है। तो अगर मैं देखूं कि y डालने पर कोई उसकी प्री इमेज आ रही है या नहीं आ रही है, अगर आ रही है प्री इमेज सबकी, तो मैं कह दूंगा कि फंक्शन इज ऑन टू, मतलब इसकी रेंज क्या है, सारे रियल नंबर्स। आगे बात समझ में। तो ये इसकी रेंज क्या हो गई, रेंज इज, बस यही लिखना, रेंज इज ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ठीक। और इसकी कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ रेंज भी रियल और कोडोमेन भी रियल, तो रेंज किसके बराबर हो गई जी, कोडोमेन के बराबर हो गई। तो देयरफॉर fx इज ऑन टू फंक्शन। तो एक 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। आगे बात समझना। अब इसी को स्क्वायर प्लस 2 करके करो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता है, अब ये फंक्शन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 2 समझ में आ गया। अब अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक तो हमने प्रूव कर लिया था ये कि ये 1 फंक्शन नहीं था अगर रियल नंबर पे था, है ना। ये 1 नहीं था, ये वाला 1 भी था, ऑन टू भी था, इसका मतलब बाइजेक्टिव है ना। और जो भी फंक्शन 1 ऑन टू होता है, कोर्स में हटा दिया तुम्हारे, उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्टिबल होता है फंक्शन जो 1 ऑन टू हो दोनों, अगर 1 ऑन टू नहीं है तो उसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते, है ना। अब समझ आने आपसे। अब ये क्वेश्चन है मेरे पास, इन्वर्स नहीं कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। अब इसकी रेंज कैसे निकलेगी, एक्स स्क्वायर हो गया वाई माइनस 2, एक्स हो गया रूट ऑफ वाई माइनस 2 प्लस 2, है ना। अब क्या मैं इसके अंदर सारी वैल्यूज डाल सकता हूँ y की, मतलब y की कोई भी वैल्यू डालूँ तो उसकी प्री इमेज निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव में नहीं होता है। इसका मतलब सिर्फ 2 या 2 से बड़े नंबर ही मैं इसमें डाल सकता हूँ। तो इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज क्या हो गई, 2 से इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज होगी। अब ये रेंज तो छोटी रहेगी रियल नंबर से, छोटी रहेगी ना, रियल में तो सारे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आता है। ये रेंज जो है, नाउ रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट इनटू है, ऑन टू। समझ में आ गई बात। तो इस
इस तरीके से ही क्वेश्चन करते हैं और भी करवाते हैं, ध्यान से कर लो उसको। असली चीज़ है इसमें आपको रेंज पता होनी चाहिए, रेंज पता हो जाएगी, समझ जाओगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो फंस जाएगा। ना तो 1 1 है ना 1 2 है। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 0 से बड़ी सब वैल्यू का आंसर 1 ही है। ठीक है, इनपुट हम कुछ भी डाल दें पॉजिटिव 1 ही आएगा, 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन अगर लेस देन 0 डाल दिया तो माइनस 1 ही आएगा। तो बहुत सारे एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, तो फंक्शन इज मैनिमल, राइट? 1 1 नहीं, मैनिमल, कुछ भी होती मैनिमल ही तो होगा, नॉट नाइदर 1 1 बोला है ना उसमें, 1 1 नहीं है, मतलब मैनिमल। और ऑन टू में क्या होता था? अब इसकी रेंज क्या है, इसकी कोडोमेन क्या है? रेंज तो केवल यही आएगी, कुछ भी डालोगे इनके अलावा रिजल्ट कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव डाल लो तो 1 आ जाएगा, 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, नेगेटिव डाल दोगे तो -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब रेंज क्या होगी इसकी? 1 -1 और 0, ये इसकी रेंज होगी। और कोडोमेन क्या? सारे रियल नंबर्स, उसको याद दे रखना है, ये कोडोमेन है। और रेंज हो गई इसकी, यहाँ लिख दो रेंज, रेंज क्या हो गई? 1 0 -1, ठीक है। और कोडोमेन क्या है? R, so range is a subset of codomain, so not on, so not और 1 1 भी नहीं, मैनिमल, वो तो पता ही होगा। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में।